हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज के मेरे इस सेशन में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो नीट में आए हुए हैं या एआईपीएमटी में आए हुए हैं। ये एआईपीएमटी क्या है? एक्चुअली में जो आज नीट होता है वो पहले एआईपीएमटी के नाम से फेमस था। सीबीएसई कंडक्ट करवाता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, और स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने खुद के एग्जाम्स हुआ करते थे, हर एग्जाम के, मतलब हर स्टेट के। जैसे यूपी में यूपी सीपीएमटी हुआ करता था, जिसे बोलते थे कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। यूपी में कुछ फेमस कॉलेजेस जो टॉप के कॉलेजेस थे, जैसे केजीएमयू, जिसको आज केजीएमयू बोलते हैं, उसे पहले केजीएमसी बोलते थे। बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी महाविद्यालय जो कानपुर में है वो भरता था। इस तरीके से बड़ी लिमिटेड सीटें थी एमबीबीएस के लिए, मात्र 600 सीटें थी पूरे यूपी में। 600 के ऊपर कोई रैंक अगर आई है तो किसी को मिलता नहीं था जनरली एमबीबीएस। फिर बाद में वो बीडीएस वगैरह सारी चीज़ें मिलती थी, कई लोग छोड़ देते थे, उनमें से दोबारा तैयारी में जुट जाते थे। मगर अब सीटें बढ़ चुकी हैं तो मतलब डॉक्टर बनना थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी हो गया है ना। सीटें बढ़ी हैं तो अगर किसी की रैंक 3000 भी आ रही है तो उसे भी एमबीबीएस मिलने के चांसेस हो जाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, इन पर भी हम लोग चर्चा बीच बीच में करते रहेंगे, ठीक है। तो आज ये सेट पहला है, मोशन स्ट्रेट लाइन की थ्योरी मैं पूरी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इनको सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये आपको मिलते रहेंगे क्लासेस, क्वेश्चंस वगैरह। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जरा क्वेश्चन कोई भी आए आपके सामने, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, आपको समझना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1. Okay. On the other hand, on the other days, she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. ओके देखिए, ये कह रहा है कि एक लड़की है, मेट्रो स्टेशन जाती है। मेट्रो स्टेशन पे एस्केलेटर जो लगा होता है, एक दिन वो एस्केलेटर खराब था तो ये पैदल ही उन पर चढ़ करके चलती चली गई। तो जब पैदल चल करके चली गई तो इसके द्वारा जो टाइम लिया गया, ठीक है, मान लेते हैं जैसे एस्केलेटर तुम्हारा इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ से वो लड़की जो थी ना, वो यहाँ पर थी, इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, और वो इसको इस हाइट तक जाना था, यहाँ तक। सपोज दैट वो लड़की जो है ना, यहाँ से चलना शुरू करती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चलना शुरू करती है ऐसे करके, और ये जाती है v1 स्पीड से जाती है। मान लेते हैं जो ये लंबाई है ना, इसकी सीढ़ी की जो लंबाई है वो है तुम्हारी s, ठीक है, s लंबाई है इसकी, सब फॉर एग्जाम्पल। और ये जो है ना, यहाँ से t=0 से हम लोग चलना शुरू करते हैं, मतलब ये चलना शुरू करती है और ये यहाँ पर पहुँच जाती है t=t1 टाइम पर, ठीक है। ये यहाँ पर t=t1 टाइम पर पहुँच जाती है, t=t1। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो इसकी स्पीड है v1, वो तुम्हारी कितनी हो गई, वो हो गई आपकी s/t1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में कह रहा है कि जब एस्केलेटर चल रहा होता है, बाकी दिनों में क्या होता है, जब एस्केलेटर चल रहा होता है तो ऐसे दिनों में क्या करता है, ये जो लड़की है ना, ये जो लड़की है, तब ये बाकी के दिनों में ये लड़की यहाँ से जब जाती है एस्केलेटर पर चढ़ करके खुद इस तरीके से, ठीक है। तो जरा सोचो कि वो इस तरीके से चल के जाती है और ये s दूरी जो है ना, वो कवर कर लेती है, t2 टाइम में। यहाँ पर अगर 0 पर चलना शुरू करती है तो ये यहाँ से t=t2 समय में यहाँ पर इसको पहुँचा देता है। इसका ये मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ पर एस्केलेटर ना मान करके सीधे सीधे हम लोग एक चीज़ ये मान लें कि यहाँ पर एस्केलेटर की जो सीढ़ी है, ये पीले रंग की, मान लो पीले रंग की एक सीढ़ी है, स्टेप है, ठीक है। ये स्टेप की स्पीड तुम्हारी दे रखी है इसने, और वो दे रखी है, मान लेते हैं v2, ठीक है। ये जा रही है तो ये इस सीढ़ी पर खड़ी हो जाएगी, सीढ़ी अपने आप चलती चली जाएगी। तो सीढ़ी की स्पीड तुम्हारी कितनी हो गई, मान लेते हैं v2, और ये तुम्हारा जो है ना उतनी डिस्टेंस कवर करता है t2 टाइम में। तो यहाँ पर जो तुम्हारा v2 होगा, v2, तो v2 की जो इस वैल्यू होगी वो तुम्हारी हो जाएगी s/t2, ठीक है। अच्छा, तो ये तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, सेकेंड, और ये वाली तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। चलिए अब क्या कह रहा है कि अगर ये लड़की चलते हुए एस्केलेटर पे जाए, ठीक है, चलते हुए एस्केलेटर पे जाए और खुद भी चले, तो जरा बताओ कि कितना समय लगेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पर जो जिस जमीन पर ये चल रही होगी, मतलब कुछ इस तरीके से मान लो कि ये जमीन पर चल रही है, सपोज दैट अब ये जमीन भी चल रही है,
ये भी जमीन भी जा रही है कितनी स्पीड से, v2 से, और यहाँ से ये जो लड़की है ना, लड़की ऐसे करके, तो ये लड़की भी तुम्हारी जा रही है इस तरफ v1 से। तो जरा बताओ कि ये कितने टाइम में s डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो कितने टाइम में s डिस्टेंस कवर कर लेगी वो हम लोग, हमारे लिए बहुत सिंपल काम हो जाएगा। कैसे? ऐसे में इसकी जो इफेक्टिव स्पीड होगी वो तुम्हारी हो जाएगी v1 प्लस v2, ठीक है ना। तो यहाँ से इफेक्टिव स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारी v1 प्लस v2, ये तुम्हारी लड़की की इफेक्टिव स्पीड हो गई, ठीक, ये हो गई। अब इतनी स्पीड से अगर ये जा रही है तो कितना टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है, हम लोग देखेंगे। तो तुम्हारा ये हो जाएगा v1 प्लस तुम्हारा v2 एंड दिस विल बी इक्वल टू s अपॉन t, ठीक है ना। और ये t हमें पता करना है तुम्हारा कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग सिंपली जो है ये हो गया तुम्हारा v1 प्लस v2 तुम्हारा ऐड कर देते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा s अपॉन t1 प्लस तुम्हारा s अपॉन t2, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू s अपॉन t, ठीक, s अपॉन t। अब ये तुम्हारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ से ये s तुम्हारा दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा t1 इंटू t2, ठीक है ना, अपॉन सॉरी t1 प्लस t2 अपॉन t1 इंटू t2, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन t। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जो तुम्हारी t की वैल्यू आएगी, t की वैल्यू, तो t की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी इस तरीके से, t की वैल्यू आ जाएगी t1 t2, ठीक है, हाँ, t1 t2 अपॉन t1 प्लस t1 t2, t1 प्लस t2। तो ये तुम्हारा हो जाता है जाकर के इस तरीके से टाइम की वैल्यू। ये वो टाइम है जिस टाइम में लड़की चलते हुए एस्केलेटर पे खुद भी चले तो पहुंच जाएगी। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा सी पार्ट, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको समझाने के पर्पज से बताया है और आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर द कॉन्स्टेंट्स देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। ओके, कह रहा है 1 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो कह रहा है 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच चली गई दूरी क्या होगी, ठीक है। तो यहां ध्यान देने वाली जरूरत है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड नहीं है, बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो इस दौरान हम लोग सबसे पहले तो इसका एक इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पर कैलकुलस का इस्तेमाल होगा और हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू क्या तुम्हारा दिया गया है, at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से हम लोग इसको लिखते हैं ds अपॉन dt और ये तुम्हारा हो जाता है at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, ये लिखेंगे ds, दिस विल बी इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, है ना, और ये तुम्हारा dt, ठीक, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा s का, ये हो जाएगा तुम्हारा at स्क्वायर बाई 2, ठीक, at स्क्वायर बाई 2, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। हाँ, at स्क्वायर बाई 2 प्लस bt क्यूब अपॉन, हाँ, bt क्यूब अपॉन 3, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों से ये तुमसे कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 सेकेंड। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग देखेंगे जरा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। हाँ, तो 1 सेकेंड के दौरान तो ये तुम्हारा हो जाएगा s और t इज इक्वल टू 1, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना, a बाई 2 प्लस b बाई 3, ये तुम्हारा हो जाएगा इस तरीके से। अब हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स, सॉरी 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो 2 सेकेंड्स हम लोग निकाल देंगे जरा, 2 सेकेंड्स, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे s t इज इक्वल टू 2, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ से एक 2 का अगर होल स्क्वायर करेंगे 2, ये हो जाएगा 4a बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा 4a बाई 2 प्लस, और ये हो जाएगा 8b बाई 3, ठीक है, 8b बाई 3, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब हम लोगों को चाहिए इनके बीच की डिस्टेंस कि 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में, तो तुम्हारा यहाँ से ये जो जवाब हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन, है ना। तो हम लोग मतलब सीधे सीधे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं s1 to 2, तो इस दौरान हम लोग इसकी वैल्यू में से घटा देंगे, तो हम लोग लिख देंगे 4a बाई 2, ठीक है, माइनस इसका a बाई 2 घटा दो,
है ना, a/2, और ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस b/3, नहीं प्लस 8b/3, हाँ 8b/3 माइनस b/3, तो तुम्हारा ये हो जाएगा इस तरीके से। तो यहां से ये हो जाएगा s1 to 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना, ये तुम्हारा हो जाएगा 3a/2 और प्लस, और ये हो जाएगा 7b/3। तो तुम्हारा ये हो गया आंसर। ठीक है, तो देख लेते हैं जरा कौन सा मैच कर रहा है, 3a/2 प्लस 7b/3, हाँ 3a/2 7b/3, तो हमारा बी पार्ट यहाँ से सही आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। ये कैलकुलस वाला जो पार्ट है ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही मेरे लेक्चर में, आप लोग देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा ध्यान से, है ना। अगला क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो कारें हैं P और Q जो स्टार्ट करती हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट, है ना, सॉरी फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम इन a straight line and their positions are are represented as xp at plus bt square and xq, this is equal to ft minus t square. At what time do the cars have the same velocity? देखो तो दोनों के पोजीशन हमको पोजीशन वाली दी हुई है एक तरीके से। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं जरा। एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर इनकी पोजीशन हमें दी हुई है इस तरीके से, क्या दी हुई है, at, ठीक है, प्लस bt स्क्वायर, ठीक है, अच्छा, और इधर तुम्हारा दिया गया है क्या, इधर तुम्हारा दिया गया है एक्स क्यू तुम्हारा कितना दिया गया है, ft माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो जरा एक बात मुझे बताओ, यहां से अगर हम लोग निकालें vp तो ये तुम्हारा हो जाएगा d/dt, d/dt ऑफ xp। ठीक है, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 2bt। ठीक, a प्लस 2bt आ गया यहाँ पर। ठीक है, जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे यहाँ पर, चलो ये आ गया तुम्हारा इतना, अच्छा, तो ये Vp आ गया। ठीक है, अब इधर तुम्हारा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग अगर निकालेंगे Vq तो दिस विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ, हम लोग इसकी पोजीशन का इंटीग्रेशन उसे डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा f माइनस 2t। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की वेलोसिटी को इक्वल कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों को इक्वल कराना है और हमें आंसर हमारा आ जाएगा यहीं से। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे तो a प्लस bt और दिस विल बी इक्वल टू f माइनस 2t। तो यहाँ से t वाले टर्म एक तरफ कर लो, तो bt प्लस 2t, है ना, विल बी इक्वल टू f माइनस 1। तो यहाँ से t हो जाएगा इक्वल टू f माइनस 1, हाँ t इज इक्वल टू f माइनस 1, अरे f माइनस a और हाँ f माइनस a अपॉन 2 प्लस बी। ठीक, ये तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा, f माइनस ए अपॉन 2 प्लस बी। f माइनस ए अपॉन 2 प्लस बी, यही है ना, 80 प्लस 2bt। ठीक है, और ये तुम्हारा f माइनस 2t, ठीक है। उसके बाद दोनों के करा कि किस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो a प्लस 2bt, a प्लस, अच्छा ये यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, a प्लस 2bt, यहाँ से मिस्टेक हो रही है, a प्लस 2bt है, ये a प्लस 2bt है। ठीक है ना, हाँ a प्लस 2bt, दिस विल बी इक्वल टू f माइनस 2t। ठीक है, अब 2t और इसको एक साथ कर लो तुम, तो इसको इधर ले आओ तो तुम्हारा 2bt प्लस तुम्हारा 2t एंड दिस विल बी इक्वल टू f माइनस a। तो ये हो जाएगा f माइनस a। तो यहाँ से तुम्हारा जो t हो जाएगा वो हो जाएगा 2b प्लस 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू f माइनस a। ठीक, तो यहाँ से t विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, f माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस b। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा इसका फॉर्मूला। ठीक, t इक्वल्स टू f माइनस ए अपॉन 2 इंटू 1 प्लस बी। तो यहां से हमारे पास आंसर मैच कर रहा है, ये वाला डी पार्ट हमारा यहां से सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखो ज्यादातर आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, और मतलब कैलकुलेशन में कैलकुलस का इस्तेमाल भी ज्यादा हो रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, ठीक है, जिसका मास 1 है, ग्राम हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, कुछ भी। ठीक है,
इन वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू वी एक्स। अब तुमसे कह रहा है कि वी एक्स तुम्हारा, इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो डिस्टेंस के साथ में दे रखा है रिलेशन, वेलोसिटी का टाइम के साथ नहीं दे रखा है, डिस्टेंस इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ में। तो ये तुम्हारा कह रहा है बीटा इंटू एक्स की पावर -2n, ठीक है, वेयर बीटा एंड एन आर कॉन्स्टेंट्स, बीटा एंड एन आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। एक्स इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये देखो पोजीशन के साथ में इसका पोजीशन के साथ रिलेशन दिया हुआ है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय, तो आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। देखो हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन का हम लोग एक्सेलरेशन एज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं दिस इज इक्वल टू dv ओवर dt, है ना, ये लिखते हैं। जरा सोचो a इक्वल टू तुम्हारा लिखा हुआ है dv ओवर dt, है ना, इसको हम लोग अगर इस तरीके से कर दें ऐसे करके dv अपॉन dx कर दें और इधर लिख दें तुम्हारा dx अपॉन dt, तो बात तो वही हो गई, है ना, बात तो यही हो गई। ये वाला तुम्हारा इस तरीके से ये और ये वाला तुम्हारा इस तरीके से ये, बाकी तुम्हारा dv बाई dt ही लिखा है एक तरीके से। ये तुम्हारा क्या हो गया v, तो ये तुम्हारा a इक्वल टू हो जाता है v इंटू डी अपॉन डी एक्स, ठीक। तो a इक्वल टू तुम्हारा v तुम्हारा क्या दिया हुआ है बीटा इंटू एक्स की पावर -2n, ठीक है, बीटा इंटू -2n, ठीक, इंटू dv अपॉन dx। तो dv अपॉन dx क्या होगा, अब जरा इसका वो डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं हम लोग, है ना, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे d अपॉन dx बीटा इंटू एक्स की पावर -2n, ठीक। बस अब हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझो। बीटा तुम्हारा कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, है ना, तो ये तुम्हारा बाहर आ जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा a इक्वल टू बीटा, और बीटा तुम्हारा बाहर आ जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स की पावर -2n यहां तुम्हारा लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू अब ये तुम्हारा -2n तुम्हारा नीचे निकलेगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा -2n इंटू मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर -2n, और इसमें -1 तुम्हारा और होगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसे करके ये हो जाता है ऐसे यहाँ पर यूं करके, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब आप यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो a इक्वल टू हो जाता है -2 बीटा स्क्वायर इंटू n इंटू एक्स की पावर, इनको देखो यहाँ से ये और ये तुम्हारा बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -4n -1, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से मैच कराते हैं, x के पावर -1, ये तो तुम्हारा गलत हो गया, +1 ये भी तुम्हारा गलत हो गया, ये भी तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा सही है, तो ए पार्ट तुम्हारा आंसर यहाँ पर सही है, ठीक है ना, ये भी कैलकुलेशन है तुम्हारा। चलिए आई होप सो कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वेलोसिटी वेक्टर तुम्हारे दिया हुआ है, कह रहा है एक वेक्टर है वेलोसिटी का, हाँ एक वेक्टर दे रखा है ए बराबर तुम्हारा दे रखा है cos ओमेगा टी आई कैप, ठीक है, प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है, और वेक्टर बी तुम्हारा दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है cos ओमेगा टी बाई 2, cos ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। अच्छा, फंक्शंस ऑफ टाइम, और कह रहा है कि दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों। तो अगर दोनों अगर ऑर्थोगोनल हैं तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर देखिए दो वेक्टर अगर तुम्हारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे, ठीक है ना, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होते थे तो 100% मैं श्योर हूं कि इनका जो है ना ए डॉट बी, इनका डॉट प्रोडक्ट जो होता था वो तुम्हारा 0 होता था, क्योंकि cos 90 का टर्म आता था ना। तो जब हम लोग इनका इस तरीके से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो सिर्फ आई वालों का आपस में मल्टीप्लाई होता था, याद रखिएगा, आई वालों का आपस में मल्टीप्लाई, आई वालों का आपस में मल्टीप्लाई होता था ऐसे करके, और जे वालों का अलग मल्टीप्लाई होता था ऐसे करके, ठीक है ना, जे वालों का जे के साथ में होता था। तो ये हो गया तुम्हारा, तो यहां से cos का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा cos ओमेगा टी इंटू कॉज ऑफ ओमेगा टी बाई 2, ठीक, और ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन
ओमेगा टी बाई टू। ठीक, ये था तुम्हारा इस तरीके से। तो अब आप मुझे बताइए कि ये और इनका डॉट प्रोडक्ट तुम्हारा जीरो आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये तुम्हारा लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना, प्लस साइन ए साइन बी, ये लिखा हुआ है। ये जो फॉर्मूला होता है ये तुम्हारा होता है कॉज ऑफ ए माइनस बी का। तो यहां से हो जाएगा कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू। तो यहां से ये इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कॉज ऑफ ओमेगा टी अपॉन टू एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो कॉज ओमेगा टी की वैल्यू अगर जीरो आ रही है, इसका मतलब जो तुम्हारा यहां से हाँ ओमेगा टी की तुम्हारा ये वाला जो एंगल है ना ओमेगा टी बाई टू, इसका मतलब ये जो वैल्यू है अंदर की ये पाई बाई टू के बराबर है। तो यहां से अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो लिखेंगे ओमेगा टी बाई टू एंड दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई टू। तो यहां से टी इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा पाई अपॉन ओमेगा। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाता है। इस तरीके से हमारे पास में टी इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा सी पार्ट आंसर होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वेक्टर का एप्लीकेशन था और वेक्टर भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, पूरी थ्योरी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कराए अ स्टोन फॉल्स अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंसेस h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5s एंड सेकेंड 5s एंड थर्ड 5s सेकेंड, मतलब टाइम में। एक पत्थर है जिसको ऊपर से छोड़ा जाता है h1 h2 h3 हाइट तक, पहले 5 सेकेंड, अगले 5 सेकेंड, अगले 5 सेकेंड में वो गिरता है। जरा इसका डायग्राम बनाते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये मान लेते हैं किसी गेंद के गिरने का रूट है। ठीक है, ये किसी गेंद के गिरने का रूट है और गेंद कुछ इस तरीके से आकर के गिर रही है। सपोज दैट इस तरीके से गिर रही है, यहां से ए इस तरीके से, इसको यहां से ड्रॉप किया जाता है, ड्रॉप। ठीक है ना, हाँ, इसको यहां से ड्रॉप किया जाता है। तो जब ड्रॉप किया जाता है, एक शब्द आप जान लीजिए, अगर कभी किसी को ड्रॉप किया जाएगा इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, और उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो तुम्हारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बराबर लगेगा, है ना। उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो तुम्हारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बराबर होगा, ए बराबर होगा इसके जी के। अच्छा, कह रहा है अब ये तुम्हारा जो है ना गिरना शुरू होता है टी इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 से गिरना शुरू होता है। थोड़ी देर के बाद में ये यहां पर आ जाता है, सपोज दैट ये यहां पर आ जाता है, और यहां पर जो टाइम हो जाता है वो हो जाता है 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, और ये जो हाइट है जो इसने कवर करी है वो है तुम्हारी h1। उसके बाद में ये फिर आगे गिरता है, अब ये यहां पर आ जाता है। ठीक है, अब जो टाइम हो चुका है वो हो चुका है तुम्हारा कितना, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। क्यों 10 सेकेंड्स, क्योंकि वो इतना 5 सेकेंड में ये चला है, इतने 5 सेकेंड में ये चला है। तो दोनों शुरू से अगर रीडिंग देखेंगे तो 10 सेकेंड हो जाएगी। तो यहां पर जो इसकी रीडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारी h2, ये वाली हाइट। उसके बाद में ये यहां से यहां तक ट्रेवल करता है, और यहां पर जो इसकी रीडिंग हो जाती है वो हो जाती है 15 सेकेंड। ठीक है, हाँ, यहाँ पर जो इसकी रीडिंग हो जाती है वो हो जाती है 15 सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर ये कर देते हैं 15। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में h3 आ जाती है ये वाली। तो यहाँ से जो ये वाली जो हाइट है वो तुम्हारी h3 है, और यहाँ से जो ये वाली हाइट है वो तुम्हारी h2 है, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ से जो ये वाली हाइट है वो है तुम्हारी इस तरीके से इतनी। ठीक है ना, चलिए, तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। ठीक है, इस तरीके से अब आप समझिए इसमें इक्वेशन कैसे बनेगी। पहले h1 के लिए निकालते हैं, तो हम लोग h1 के लिए कैसे लिखेंगे इक्वेशन। h1 के लिए लिखेंगे h1 विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो यहां से gt स्क्वायर, देखो यहां से जो टाइम लगा है यहां तक का वो लगा है 5, और u की वैल्यू तुम्हारी 0 हो गई, तो ये टर्म तुम्हारा 0 हो गया। तो 1/2 इंटू जी इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 25g/2 इतने मीटर हाइट हो गई है। ठीक है, इतने मीटर। ठीक, उसके बाद में हम लोग इधर निकालेंगे ये वाली हाइट h2। ठीक है ना, तो h2 बराबर, अब आप एक काम करिए, h2 कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहां से यहां तक की पूरी ही हाइट तुम्हारी निकल करके आएगी, यहां से लेकर के यहां तक की। ठीक है, तो ये तुम्हारी हो जाएगी h1 प्लस h2। यहां से हम लोग अगर निकालें
तो अकेले तो निकलेगी नहीं, तो ये तुम्हारी h1 प्लस h2 का पूरा इक्वेशन बनेगा और ये बनेगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारा u तो वैल्यू 0 था इंटू हाफ इंटू टी स्क्वायर, टी का मतलब यहां पर 10 सेकेंड यहां तक लगे हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 100 g/2। तो ये हो गया तुम्हारा 100 g/2, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद में तुम्हारा यहां से लेकर के यहां तक ये तुम्हारा पूरी हाइट अगर निकालोगे तो तुम्हारी ये हो जाएगी h1 प्लस तुम्हारा h2 प्लस तुम्हारा h3, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, यहां से u वाला लोगे, ठीक है। हम चाहते तो यहां से भी ले सकते थे, मगर वो बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाता। यहां की वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी पड़ती, यहां की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ती, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ता, वो लंबा पड़ जाता। इसको इसी से करेंगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ, और ये तुम्हारा हो जाएगा g इंटू टी स्क्वायर। टी का मतलब 15 का होल स्क्वायर, तो 15 का होल स्क्वायर मतलब होता है 225, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाता है 225 g/2, ठीक है। हाँ, ये हो गया तुम्हारा। अब आप सोचिए, यहां से h1 जो है ना वो 25 g/2 है, h1 प्लस h2 बराबर 100 g/2 है। तो यहां से एक चीज तो हमारे पास में आ गई कि यहां से ये आ गया तुम्हारा कि जो h2 है, h2 की तुम्हारी वैल्यू कितनी निकलेगी 75 g/2। अच्छा, और अगर हम लोग यहां से इन दोनों का यहां से कंपेयर कर लें तो h1 प्लस h2 की जो हाइट है तुम्हारी, h1 प्लस h2 की वो है 100 g/2, तो h3 की कितनी हो जाएगी 125, ठीक है। तो तुम्हारा ये हो जाएगा h3, हाँ, h3 विल बी इक्वल टू 125 g/2, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब आप समझ लीजिए कि h1 की हाइट 25, इसकी 3 गुना, h2 की 3 गुना और इसकी 5 गुना, तो मतलब h1 h2 h3 का जो रेशियो होगा वो 1:3:5 का रेशियो होगा। तो यहां पर तो h1 इसका मतलब जो है, देखो ये वाला क्वेश्चन तो ये तो गलत ही हो गया, ऑप्शन तीनों बराबर तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी तुम्हारा बराबर नहीं है, ये वाला भी बराबर नहीं है ना, और ये वाला भी बराबर नहीं है। 1:3:5 का रेशियो होगा और हमारा आंसर होगा बी पार्ट, ठीक है। हमारा आंसर होगा बी पार्ट, बी फॉर बॉम्बे यहां पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x is equal to 8 plus 12t minus t cube, where x is in the meter and t is in seconds. The retardation of the particle when its velocity becomes 0. देखिए, ये एक्चुअली में एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस है, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना वो आपसे बस एप्लीकेशन करवा रहा है कैलकुलस का। तो इसीलिए एक बात आप ध्यान कर लीजिए बिल्कुल कि आप लोगों को कैलकुलस का इस्तेमाल आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, ठीक, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो आप लोगों को दिया क्या हुआ है, x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू दिया हुआ है 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ये तुम्हारा दिया हुआ है। आपसे कह रहा, पहले तो हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से वेलोसिटी हम लोग अगर निकालेंगे तो वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू dx अपॉन dt। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तो टर्म 0 हो जाएगा 8 वाला, ठीक है, 0 प्लस 12 और प्लस माइनस 3t स्क्वायर, ये तुम्हारा वेलोसिटी हो गया। अगर हम लोग अब एक्सेलरेशन अगर हम लोग निकाल लें, एक्सेलरेशन a, तो ये तुम्हारा हो जाएगा dv अपॉन dt। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो हम लोग ये आपकी ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6t। अब तुमसे क्या कह रहा है कि वेलोसिटी जब 0 होगी तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वेलोसिटी 0 कब होगी ये कैसे पता है, ये हमको तब पता चलेगा जब हमसे कह रहा है कि वेलोसिटी विल बी 0 एट। तो वेलोसिटी कब 0 होगी, हम लोग वेलोसिटी की इक्वेशन को 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी विल बी 0 एट, वेलोसिटी विल बी 0 एट, तो वेलोसिटी की वैल्यू जो 0 होगी ना 12 माइनस 3t स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 12। तो तुम्हारा ये हो जाएगा t स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4। तो यहाँ से t विल बी इक्वल टू 2। तो 2 सेकेंड्स पे यात्रा से शुरू होने पर 2 सेकेंड्स पर इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी कितनी, वो तुम्हारी 0 हो जाएगी इस तरीके से। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए
तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं जरा। अब हम लोग एक्सेलरेशन वाली इसमें वर्क कर देंगे, ठीक है ना। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ए एट द टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना, -6 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू -12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, वो माइनस का मतलब है तुम्हारा रिटार्डेशन, ठीक है ना। तो यहां से ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये तुम्हारा बता रहा है कि ये रिटार्डेशन है, और ये तुम्हारा क्वेश्चन में पहले ही बोल रहा है कि रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तुम्हारा कितना दे रखा है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर of 20 meter height drops a stone assuming g equal to 10 meters per second square the velocity। अच्छा, एक 20 मीटर ऊंचा कोई एक टावर है, जैसे देखिएगा एक 20 मीटर ऊंचा एक टावर है, इस तरीके से, मतलब कोई इस तरीके से बिल्डिंग है, ठीक है। ये यहां पर ऐसे करके एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, हाँ, ये इस तरीके से लड़का खड़ा हुआ है ऐसे करके, और ये यहां से गेंद यहां से गिरा देता है, ये गेंद यहां से ऐसे करके ड्रॉप करता है, ठीक है ना। हाँ, ये गेंद यहां से इस तरीके से ड्रॉप करता है। तो जब ये गेंद ड्रॉप करेगा, ठीक है, तो ड्रॉप करने के दौरान उसकी जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, वो तुम्हारी कितनी होगी, वो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होती है उस समय 0। मैं आपको हर बार बताता हूं कि जब कोई भी चीज को ऊंचाई से ड्रॉप किया जाएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और इनिशियल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे केस में इसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो तुम्हारा कितना होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी g के बराबर हो जाएगी, इस तरीके से ऐसे वो तुम्हारी g के बराबर हो जाएगी। अच्छा, तुमसे कह रहा है कि वो किस वेलोसिटी से जमीन पर जाकर के हिट करेगा, तो जमीन पर किस वेलोसिटी से हिट करेगा ये चीज हम कैसे बताएंगे, देखिएगा जरा। ये चीज हम बताएंगे ऐसे करके, यूं करके मान लेते हैं ये तुम्हारी बॉल है, ठीक है, ये शुरू में बॉल है और ये इसी बॉल को जमीन से आकर के यहां से टकराता है, ये, ठीक है, ये जमीन से आकर के टकराता है। जब ये जमीन से आकर के टकराएगा, अरे ये जमीन से आकर के जब इस तरीके से टकराएगा, हाँ, जमीन से आकर के टकराएगा इस तरीके से, तो जरा सोचिए, ये पहली चीज, जब ऊपर से कोई भी चीज छोड़ी जाती है तो नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि यहां पर उस बॉल में कौन सी एनर्जी है। देखो, दो तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, आप चाहें तो मोशन की इक्वेशन से भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो एनर्जी बैलेंस से भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। मोशन से अगर हम लोग करते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पर u उसका बराबर 0 दिया और यहाँ पर मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से आकर के टकराएगा, ठीक है। तो हमारे पास में हाइट तो तुम्हारी दी हुई है, तो हम लोग यहां से लिखेंगे v स्क्वायर दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। नीचे आते समय वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन के सामने पॉजिटिव साइन लगेगा, तो यहां से v विल बी इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू h तुम्हारा दिया है 20, ठीक है। तो यहां से v विल बी इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड आंसर आ जाता है। चलिए ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर कभी कुछ ना समझ में आए, बीच में कोई वेलोसिटी पूछ दे, मान लो कि इससे थोड़ा सा पहले आपसे पूछ दे, तब आप एनर्जी बैलेंस से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। एनर्जी बैलेंस है तो यहां पर हम लोग एनर्जी बैलेंस से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। तो एनर्जी बैलेंस से हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, दोनों एनर्जी को इक्वेट कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। हाँ, दोनों एनर्जी को इक्वेट कर देंगे और यहां पर है तुम्हारी mgh, है ना, mgh इस तरीके से, और यहां पर जो जमीन पर आई है कन्वर्जन हुआ है वो तुम्हारा हो गया किसमें, हाफ mv स्क्वायर में, हाफ mv स्क्वायर, ठीक। तो यहां से m से m तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से m से m तुम्हारा कैंसिल, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gh, ठीक है। तो v विल बी इक्वल टू √2gh। ऑलवेज रिमेंबर, एनर्जी बैलेंस ऐसी जगहों पर ही काम करता है, मगर एक बात ध्यान रखिएगा, ये तभी फॉर्मूला वैलिड होगा जब नीचे आते समय एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, ठीक है ना, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। A body is moving with velocity 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा ठीक है, पहले मतलब यहाँ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई है। चलिए हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये तुम्हारा डायरेक्शन वाला वो हो गया, ऐसे करके हम लोग बनाते हैं क्या डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
ये देखिए, कभी भी पेपर पे ड्रॉ करना तो हमेशा ऊपर दिखा लेना नॉर्थ, ठीक है ना, नीचे दिखा लेना साउथ, इधर दिखा लेना ईस्ट और इधर दिखा लेना वेस्ट। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस मान सकते हैं, इधर तुम्हारा एक्स डैश मान सकते हैं, इधर तुम्हारा वाई डैश वाई मान सकते हैं, इधर तुम्हारा वाई डैश मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कह रहा है तुमसे कि 30 मीटर पर सेकंड से किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। अच्छा ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ जा रहा है, ऐसे करके, ठीक, ईस्ट की तरफ जा रहा है 30 से, अरे 30 की तरफ जा रहा है ईस्ट, सॉरी ईस्ट की तरफ जा रहा है 30 से, ठीक है। तो ये तुम्हारा जा रहा है 30 आई, मतलब 30 आई, मैंने इसकी वेलोसिटी को ऐसे लिख दिया है 30 आई मीटर्स पर सेकंड, ठीक है ना, हाँ मीटर्स पर सेकंड। चलिए, ये हो गया तुम्हारा। अब उसके बाद कह रहा है 10 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है नॉर्थ की तरफ। अच्छा, फिर इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है नॉर्थ की तरफ, इस तरीके से, ओके, इस तरीके से तुम्हारा ये 40 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, ये है तुम्हारी 40, अरे ये 40 नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ मतलब हम लोग मान लेते हैं जे कैप, ठीक है ना, हाँ जे कैप, और ये तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी हो गई इस तरीके से, और ये वाली हो गई तुम्हारी वी इनिशियल, ठीक है, वी इनिशियल। और टाइम तुम्हारा कितना लगा है यहां से लेकर के यहां तक, ये तुम्हारा लगा है t = 10 सेकेंड, ठीक है। अब आपसे पूछ कर रहा है, एक्सीलरेशन पूछ रहा होगा, हाँ एवरेज एक्सीलरेशन, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से एवरेज एक्सीलरेशन, तो देखिएगा एवरेज एक्सीलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना, अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी आप कभी ऐसे मत करना, कैसे, आप सोचो कि 40 में से 30 सीधे सीधे घटा दिया, नहीं, एक्सेलरेशन तब भी प्रोड्यूस होता है जब मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो, अगर डायरेक्शन बदल गई है तो मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा गाड़ी में, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कुछ इस तरीके से ऐसे करके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन तुम्हारा टाइम टेकन, और ये फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी है 40 जे माइनस 30 आई, ठीक है ना, अपॉन 10। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 जे माइनस 3 आई, ठीक है ना, ये इतने मीटर्स पर सेकेंड। ये तुम्हारा ऐसे कर, अरे ये तुम्हारा इस तरीके से, अरे ये तुम्हारा, अरे हाँ चलिए, ये इतना हो गया, ये तुम्हारा आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि इसमें दे रखा है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड, तो अगर मैग्नीट्यूड अगर हमसे कोई पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू, हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस तुम्हारा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए विल बी इक्वल टू कितना तुम्हारा 16 प्लस तुम्हारा 9, तो ए विल बी इक्वल टू कितना स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ए विल बी इक्वल टू कितना 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा सी पार्ट इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लगते हैं क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, अच्छा चलो ये क्वेश्चन एक काम करो आप लोग, 10वां क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आप लोग इसका सोल्यूशन नोट करना, मतलब इसका सोल्यूशन आंसर निकालना, और आंसर निकाल करके मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो आज के लिए हम लोग अभी इतना ही रखेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग और नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। मैं प्रीवियस ईयर्स के नीट के AIPMT के सारे क्वेश्चन लगवा दूंगा चैप्टर वाइज, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन मतलब आगे चलते चलेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो अगली वीडियो में मैं एक JEE मेंस के क्वेश्चन में लेके आऊंगा, ठीक है, अगली बार। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।